हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बच्चों फाइनली नरेशंस की भी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल में हमने वॉइस और नरेशन की क्लासेस देखी हैं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चैनल के साथ, उनको कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है। बेसिक से एकदम हमने फाउंडेशन बैच को किया है। तो जो भी नया बच्चा जुड़ता है प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो फाउंडेशन बैच को पहले कर लें, जो हमने ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है। तो हमने कहा था आपसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास स्टार्ट करनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली क्लास आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम सारी चीज़ों को करते हैं वैसे ही हम इसको अप्रोच करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले उसको ये देखते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब मैचिंग, मैच होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, भैया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सीधी सी बात है, ये अग्रीमेंट एक होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन जब हम इसकी देखते हैं, बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करना दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस अग्री इन नंबर, नंबर में अग्री करने चाहिए। इंग्लिश में नंबर का मतलब क्या होता है, वचन, ठीक है। इंग्लिश में नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन बहुवचन। तो जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसा ही आपका जो है वर्ब होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो जब रूल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब टेक्स, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाओगे, डू, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो एस 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 सब में आ रहा है, तो जहां पर भी एस एस आ रहा है मतलब वो किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। यहाँ कहीं भी एस नहीं आ रहा मतलब वो किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो जब आपका सब्जेक्ट है शी रन या रन्स एवरी मॉर्निंग, अभी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ये एक रूटीन बता रहा है कि वो हर सुबह को दौड़ती है। तो शी के साथ क्या आना चाहिए, रन्स आना चाहिए, रन नहीं आएगा, तो यहाँ आ गया आपका रन्स, ठीक है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। द फुटबॉल प्लेयर्स, जैसे ही पता लग गया प्लेयर्स है मतलब सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल है, प्लूरल है तो प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, ठीक है। प्ले आएगा, प्ले वेरी वेल। तो फुटबॉल प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। ये जो वेल है बच्चों, ये वेल तो प्ले की क्या बता रहा है, प्ले का क्या बता रहा है, मैनर, ठीक है। तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये जो वेरी है वो इसकी क्या बता रहा है, डिग्री, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय डैश हिज होमवर्क एवरी डे, ये जो लड़का है वो हर दिन, एवरी डे आ रहा है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, हर दिन अपना होमवर्क करता है। तो द बॉय कैसा सब्जेक्ट है, एक ही लड़का है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब है लेकिन ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि सोचो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ नॉट आता और फिर एक मेन वर्ब और आती। ही, उसके पास क्या है, सिंगुलर क्या होगा बताओ, हैज, ही हैज अ बाइसिकल। अगर यहाँ पर दे होता तो दे के साथ क्या आता, हैव आता, लेकिन ही है इसलिए हैज, ही हैज अ बाइसिकल। इट डैश नॉट मैटर, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैंने कहा ये चीज मैटर नहीं करती, तो आप क्या बोलते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इट के साथ क्या आएगा, डज, इट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डजंट, इट डजंट मैटर, ठीक है। माई फ्रेंड डैश रेड मैनी बुक्स, मेरे फ्रेंड ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चों, थर्ड फॉर्म है। तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन माई फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर, एक ही दोस्त है ना, तो माई फ्रेंड सिंगुलर। माई फ्रेंड के हिसाब से क्या आएगा, हैज, माई फ्रेंड हैज रेड मैनी बुक्स। द गर्ल डैश हर बेस्ट इन एवरी गेम, वो जो लड़की है वो अपना बेस्ट करती है हर गेम में, हर गेम में अपना बेस्ट करती है। तो गर्ल सिंगुलर, उसके हिसाब से आना चाहिए डज, द गर्ल डज हर बेस्ट इन एवरी गेम। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ प्रीपोजिशन। यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि कभी कभी हमारा जो सब्जेक्ट है, देखो पीछे हमने क्या देखा था, एक एक सब्जेक्ट था,
शी है, प्लेयर्स है, बॉय है, ही है, माई फ्रेंड है, द गर्ल है। लेकिन यहाँ देखो कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। द प्लेयर्स इन द स्टेडियम, द कलर ऑफ ऑल बैग्स, द कलर्स ऑफ ऑल ऑफ द बैग, ठीक है, द डांसर्स ऑफ हिज टीम। अब इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सब्जेक्ट ये है या ये है, कलर है या बैग्स है, कलर्स है या बैग है, डांसर्स है या टीम है, ठीक है। तो जब भी आपके पास सब्जेक्ट बड़ा होता है, मतलब एक फ्रेज होता है, तो ध्यान रखिए कि जो आने वाली वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशंस है, इन, ऑफ, इनसे पहले वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। सीधी सी बात है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेडियम में जो प्लेयर्स है ना वो खेल रहे हैं, तो स्टेडियम थोड़ी ना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, प्लेयर्स, प्रीपोजिशन से पहले वाला, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, प्लेयर्स आर प्लेइंग, द प्लेयर्स इन द स्टेडियम आर प्लेइंग। तो स्टेडियम के अकॉर्डिंग नहीं लगाना सिंगुलर, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। द कलर ऑफ ऑल द बैग्स, देखो बैग्स यहाँ प्लूरल है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हो, मान लो 50 बैग्स हैं, लेकिन 50 बैग्स का कलर तो एक ही है, अगर एक ही कलर के है तो ब्लैक है ना, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि इन सभी बैग्स का जो कलर है वो ब्लैक है, सबका कलर ब्लैक है, तो कलर के हिसाब से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, बैग्स के हिसाब से नहीं, सबके कलर की बात कर रहे हो, ठीक है, एक ही कलर है सबका। लेकिन यहाँ देखो तो कलर्स ऑफ द बैग, अब यहाँ बैग एक है लेकिन बैग के कलर्स बहुत सारे, हो सकता है मल्टी कलर हो, ठीक है, मल्टी कलर हो, तो दी कलर्स, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑफ से पहले कलर्स है, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, आर, आर रेडियंट, रेडियंट का मतलब क्या होता है, बहुत चमकीला, ठीक है, चमकीले से रिलेट करता है ये वर्ड। द डांसर्स ऑफ हिज टीम डैश रीच द ऑडिटोरियम, कौन पहुंचा है बताओ, टीम या टीम के डांसर्स, टीम के डांसर्स, आपका प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ से पहले क्या है, डांसर्स, तो डांसर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, ठीक है, द डांसर्स ऑफ हिज टीम हैव रीच द ऑडिटोरियम। इस तरीके से आपको देखना है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट है या नहीं है। यहाँ तक तो बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब चीजें थोड़ी थोड़ी सी और एडवांस होंगी। जब when two or more subjects are joined by and use a plural verb, अब बताओ इसमें याद करने की क्या बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। इतना हमने अंग्रेजी को पढ़ लिया है, हर चीज को डिटेल में देख लिया, कॉमन सेंस है कि अगर आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, मैंने कहा मैं और मेरे भाई स्कूल जाते हैं, तो जैसे ही एंड से जोड़ा वो कैसा बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। तो अगर आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े, एंड से जुड़ रहे, एंड से जुड़ रहे, एंड से जुड़ रहे, एंड से जुड़ रहे, तो इस पूरे सब्जेक्ट को आप कैसा मानेंगे भाई, प्लूरल मानेंगे, ठीक है। तो माई ब्रदर एंड सिस्टर कमिंग टू विजिट अस, ठीक है, मेरा भाई और मेरी बहन हमसे मिलने आ रहे हैं, तो दो लोग आ रहे हैं तो आर आ जाएगा, ओके। रिया एंड मीना दो लोग हैं, वो दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आर आएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 4, विद ईच, एवरी एंड नो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में ईच आता है, एवरी आता है और नो जैसे वर्ड्स आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। सोचो, ईच का और एवरी का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है प्रत्येक, ठीक है, दोनों का मतलब है प्रत्येक, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन, हर एक की, और इसमें तो कोई भी नहीं है, नो में कोई भी नहीं, तो जब कोई भी नहीं है तो वो कितना हो गया, जीरो, और जीरो है तो सिंगुलर मानोगे, प्लूरल का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एंड से दो नाउन्स जुड़ रही हैं भाई, स्टूडेंट और टीचर, पीछे क्या देखा, एंड से दो नाउन्स जुड़ती हैं तो प्लूरल माना जाता है। लेकिन अगर उनके साथ ईच भी आ रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक टीचर, ठीक है, एक एक की बात कर रहे हैं, तो एवरी स्टूडेंट एंड टीचर अब क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अब आप अपना वो रूल नहीं लगाएंगे कि एंड से अगर दो नाउन्स जुड़ती है तो प्लूरल माना जाता है, माना जाता है, लेकिन अगर एवरी, ईच ऐसे वर्ड्स हो तो फिर सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, अब तीन नाउन जुड़ गई देखो, लेकिन एक एक की बात कर रहे हो, फोकस किस पर है, प्रत्येक पर, हर एक पर। तो प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक आदमी पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चा हैप्पी था प्राइम मिनिस्टर से मिलके, ठीक है। तो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए क्या लिखोगे, वॉज लिखोगे। अब इस बात पर मत जाना कि भाई वुमेन भी है, मैन भी है, चाइल्ड भी है, फोकस किस पर है, प्रत्येक पर, हर एक पर, ठीक है। ईच स्टूडेंट डैश बीन गिवन द रजिस्ट्रेशन आईडी, मैंने कहा प्रत्येक बच्चे को रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी गई है। आप सोचो अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50, और मैंने कहा हर एक को दे दी, हर एक को, तो मेरा फोकस किस पर है, एक एक पर,
प्रत्येक पर, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट के साथ क्या आएगा, हैज। ईच स्टूडेंट हैज बीन गिवन द रजिस्ट्रेशन आईडी। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट डैश कम इन यूनिफॉर्म। अगर मैं मुझे कहना है कि आज एक भी टीचर और मतलब एक भी टीचर नहीं पहन कर आया और एक भी स्टूडेंट नहीं पहन के आया यूनिफॉर्म, तो कोई भी नहीं पहन के आया, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, कोई भी नहीं, क्योंकि नो है, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, ठीक है। तो भी क्या मानोगे, उसको सिंगुलर मानोगे, तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ओके, एवरी बॉय एंड गर्ल इज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ ही है एवरी बॉय एंड गर्ल इज आएगा, ठीक है। एवरी बॉय एंड गर्ल क्योंकि एवरी आ रहा था, क्लियर है ये बात। तो क्या पढ़ा हमने, एंड से दो नाउन जुड़ती है, प्लूरल माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड से दो नाउन जुड़ती है, लेकिन अगर उसमें ईच, एवरी और नो जैसे वर्ड्स हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड सिंगुलर, तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपके पास सेंटेंस में क्या हो, और हो, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, अथवा। और का मतलब होता है अथवा, मीन्स ऑप्शन, ऑप्शन देता है। ओके, इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, अगर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं और दोनों कैसे हैं, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और के साथ तीन चीजें हैं, देखो, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं दोनों सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। इसमें तो कुछ है ही नहीं। जॉन और मैरी, भाई चाहे इसके अकॉर्डिंग लगा दो चाहे इसके अकॉर्डिंग लगा दो, दोनों सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ कैट है या फिर डॉग है, या तो बिल्ली या फिर डॉग, ठीक है। इन द यार्ड, यार्ड में है, तो या तो एक कैट है या एक डॉग है, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अगर बोथ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है, दोनों में से चाहे इसके हिसाब से लगा लो चाहे इसके हिसाब से, वो प्लूरल ही आनी है, ठीक है। तो द बॉयज और द गर्ल्स आर प्लेइंग सॉकर, द डॉग्स और द कैट्स आर आउटसाइड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी, अगर आपका एक सब्जेक्ट कैसा है, अगर आपका एक सब्जेक्ट है सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो होगा। तो देखो यहाँ और से कितने सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, दो। अब इसमें से ये तो कैसा है, सिंगुलर टीचर, और ये कैसा है, प्लूरल। अब दिक्कत हो गई, अब मैं इसके अकॉर्डिंग लगाऊं या इसके अकॉर्डिंग लगाऊं, तो यहाँ पर बच्चों फॉलो होता है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, नियर, पास में कौन सा है। ये वर्ब है, वर्ब के पास कौन सा है, स्टूडेंट्स, मतलब आप तो ये मान लो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ कोच के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ दे के अकॉर्डिंग, यहाँ टीचर्स के अकॉर्डिंग और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिख दूं, आर, कोच के अकॉर्डिंग हैज, दे के अकॉर्डिंग आर, टीचर्स के अकॉर्डिंग आर, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इज, ठीक है। सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन। मैंने कहा जो डेकोरेशन हुआ है ना, बड़ा अच्छा हुआ है, और चाहे अच्छा हुआ चाहे खराब हुआ, या तो टीचर और या फिर बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, सब्जेक्ट्स इसके स्टूडेंट्स के हिसाब से, ठीक है। द प्लेयर्स और द कोच, कोच के हिसाब से, या तो प्लेयर्स या फिर कोच, स्टेडियम आ गया है, मुझे पता नहीं कौन आया, या तो प्लेयर्स आए हैं या कोच आए, तो कोच के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज। ही और या फिर दे, ठीक है, गोइंग टू विन, या तो ही जीतेगा या दे जीतेंगे, तो दे के हिसाब से लगेगा आर। द प्रिंसिपल और द टीचर्स, या तो प्रिंसिपल या टीचर्स क्या है, मीटिंग अटेंड करेंगे, दोनों में से एक, ठीक है, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग आर आएगा। द टीचर्स और द प्रिंसिपल, सेम सेंटेंस को मैंने उल्टा क्यों लिखा है, ये बताने के लिए कि जैसे ही यहाँ पर टीचर्स पहले लिख दिया और प्रिंसिपल बाद में लिख दिया, तो वर्ब भी चेंज हो गई, ठीक है। पूरा रूल पढ़ो वापस, क्या है और का, दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सिंगुलर है, और से जुड़े, अगर और से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, अगर और से दो प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो आने वाली वर्ब प्लूरल। अगर ऐसा है कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक प्लूरल हो, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई है आपको, चलो आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, अब इस रूल को बड़े अच्छे से वो बच्चा समझ सकता है जिसने नाउन की क्लास बहुत अच्छे से की थी। हमने 5 टाइप्स की नाउन पढ़ी थी, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और आपका कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन को बड़े अच्छे से समझाता कि कलेक्टिव नाउन्स वो होती है जो एक ग्रुप का बोध करवाती है, जिसमें एक ग्रुप होता है, जैसे फैमिली है, गवर्नमेंट है, कमिटी है, जूरी है, टीम है, ये सब क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। नाउ द पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड सिंगुलर और प्लूरल, सो बोथ, दोनों माना जाता है कलेक्टिव नाउन को। अगर जो आपकी टीम है, फैमिली है, ज्यूरी है, कमिटी है, अगर वो एक यूनिट का बोध करवा दिए, एक यूनिट है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर,
ठीक है। लेकिन अगर किसी ज्यूरी में, कमिटी के मेंबर्स में कोई डिस्प्यूट है, कोई मतभेद है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, विचार नहीं मिल रहे हैं, मतलब यूनानिमिटी नहीं है, तो उसको इंडिविजुअल और सेपरेट सेंस देने के लिए क्या आएगा, प्लूरल माना जाएगा उसको। तो दोनों माना जाता है। कैसे पता लगेगा, बहुत अच्छे से पता लगेगा। देखो कलेक्टिव नाउन जैसे कौन कौन सी, टीम, फैमिली, कमिटी, ज्यूरी, सब बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह की वर्ब लेती है, मैंने आपको बता ही दिया है। डिपेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर द ग्रुप इज एक्टिंग एज अ यूनिट, कि क्या वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, और या फिर एज इंडिविजुअल्स, या फिर इंडिविजुअल्स के रूप में काम कर रही है। अच्छा, जब उसको प्लूरल मानेंगे ना, तो हो सकता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट हो या फिर सेपरेशन हो, कुछ ना कुछ ऐसा सेंस आएगा, ठीक है, या फिर डिसएग्रीमेंट हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या कोई डिस्कशन हो, ठीक है, तो आप उसको सेपरेट और इंडिविजुअल सेंस देने के लिए प्लूरल मानोगे। चलिए देखते हैं कैसे पता लगेगा। जब मैंने कहा द टीम डैश विनिंग, सोचो जीत रहे हैं, तो एज अ होल जीत रहे हैं ना, पूरी टीम जीतती है ना, क्या कहते हो, भारत जीत गया है, यही तो बोलते हो, भारत जीत गया है मैच को। तो यू आर टेकिंग टीम एज अ यूनिट, तो क्या मानोगे इसको, सिंगुलर, द टीम इज विनिंग। द टीम डैश आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग से पता लग रहा है कि भाई उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनके बीच में डिस्प्यूट है अमंग देमसेल्फ। इंडिविजुअल सेंस से क्या आएगा, आर। अब टीम के लिए क्या आएगा, आर, ठीक है। द ज्यूरी डैश ऑफ 10 मेंबर्स, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ज्यूरी 10 मेंबर्स से मिलकर बनी है, तो कौन सा लड़ाई झगड़ा है, कुछ नहीं है, नो डिस्प्यूट, सिंगुलर मानोगे। अच्छा ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगना चाहिए, तो ये वाला लोगे, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ, द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है। द स्टाफ डैश गॉन देयर सेपरेट वेज फॉर द हॉलीडेज। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको सिंगुलर मानते हो ना, सिंगुलर मानते हो, तो इसके साथ फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसा आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है इट्स, और इसके साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसा आता है जब आप इसको प्लूरल मानते हो, देयर। तो आपको हिंट मिल रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है देयर, देयर आ रहा है, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि इसको क्या माना है, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था तभी तो पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल लगाया इन्होंने। तो मुझे ही पता लग रहा है कि स्टाफ क्या है, प्लूरल, तो मैं क्या लिख दूं, हैव। और सेंस से भी तो पता लग रहा है, सेपरेट वेज, अलग अलग दिशाओं में गए हैं हॉलीडे मनाने, तो सेपरेशन है, इंडिविजुअल सेंस है। द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, खुद ही बता रहा है, कमिटी जो है अपने अपने विचारों को लेकर बट गई है आपस में, डिवीजन है, डिस्प्यूट है, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। द कमिटी डैश मेड इट्स डिसीजन, देखो यहाँ इट्स आ रहा है, यहाँ देयर आ रहा है, ये भी आपको बता रहा है, इट्स आ रहा है मतलब सिंगुलर, और सीधी सी बात है डिसीजन निकल गया, इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, मतलब कमेटी में जो 7 मेंबर्स थे, सातों का एक ही मत था, सातों का एक ही विचार था, तभी तो डिसीजन निकला है, नहीं तो निकलता ही नहीं डिसीजन, मतलब एकजुट थे सारे। तो क्या आएगा, द कमिटी हैज, ठीक है, द कमिटी हैज मेड इट्स डिसीजन। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नाउन वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं है आपका, या फिर नहीं आपने उतना पढ़ा है, तो एक बार आप फाउंडेशन बैच में जाके नाउन की क्लासेस देख लें, इनफैक्ट मैं कहूँगी पूरा कोर्स एक बार कर लें, ठीक है। रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या है रूल नंबर 7, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। कौन से होते हैं बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जो डेफिनिट नहीं है। अगर मैंने लिखा, अगर मैंने बात करी ही की, शी की, तो मुझे पता है ये ही और शी कौन है, मतलब इनके लिए नाउन कोई ना कोई पहले से मेंशन की होगी, या फिर रीडर को और लिसनर को पता होगा कि ही शी कौन है, इसलिए ही शी तो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। इनडेफिनिट कौन से होंगे, जिसमें मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कोई आ रहा है, कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, बट आई डोंट नो हु इज कमिंग, तो मैं क्या बोलती हूँ, somebody is coming, somebody is coming, किसी ने ये बैग यहाँ छोड़ दिया है, तो मैं कहूँगी somebody has left this bag here, मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है। somebody is knocking at the door, मुझे नहीं पता कौन है। तो कैसे कैसे बनते हैं ये सारे वर्ड्स, somebody, nobody, anybody, everybody, सारे, someone, no one, everyone, everyone, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब के सब कैसे होते हैं, सिंगुलर। फर्क इतना है कि ये जो थिंग वाले वर्ड्स है ना, ये जो थिंग वाले हैं, ये किसके लिए आते हैं, थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, ठीक है। और ये जितने भी बॉडी, वन, ये लग रहे हैं, ये सब किसके लिए आते हैं, पर्सन्स के लिए। ये तो देखने से ही पता लग रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से पता लग रहा है। बट इन सब की नेचर क्या है, सिंगुलर रहेगी हमेशा। एक एक्सेप्शन याद है इसका आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर ये सारे वर्ड्स, एवरीबडी,
थिंग वाले नहीं, ये वाले नहीं, ये ऊपर वाले सारे जब ये क्वेश्चन टैग में आते हैं, मैंने प्रोनाउन में भी पढ़ाई थी ये चीज, क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाई थी, जब ये क्वेश्चन टैग में आते हैं तो इनको क्या माना जाता है, दे माना जाता है। ये किसका एक्सेप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन टैग की क्लास देखना है इसके लिए। ओके, तो एवरीबडी क्या करूं, एवरीबडी इज हैप्पी टुडे, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एवरीथिंग हैज, अब सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू, एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू, हर चीज की अपनी वैल्यू होती है भाई। somebody has left, अब क्या लिखूं, देखो somebody है तो देयर तो आ नहीं सकता क्योंकि देयर प्लूरल हो जाएगा। अब somebody में यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं है, कॉमन जेंडर है, मतलब मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर है तो खाली हर नहीं ले सकते। हमने क्या पढ़ा है, अगर कॉमन जेंडर को कोई कॉमन जेंडर के लिए अगर आप कुछ ले रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या आता है पॉजिटिव केस, उसके लिए हिज, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मेल को, इसलिए हिज आएगा, ठीक है। और या फिर बिल्कुल ही कैसे हो, हिज और हर, ऐसे भी ठीक है, या तो हिज और हर हो और या फिर हिज हो, हर नहीं आएगा, ठीक है। नोबडी के साथ क्या आएगा, हैज, नोबडी हैज सबमिटेड, अब फिर से यहाँ देयर तो आ नहीं सकता तो क्या लिखेंगे, हिज, ठीक है, हिज। ये जो देयर है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में चलता है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो नहीं करती और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी फॉलो नहीं करती, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वो सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो नथिंग डैश इम्पॉसिबल, मैंने कहा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, सब हो सकता है। नथिंग के लिए क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज सीम्स आएगा, तो यहाँ लिख देंगे सीम्स, नथिंग सीम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे मैनी, सेवरल, बोथ, फ्यू टेक प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, वो भी इंडेफिनिट थे, ये भी इंडेफिनिट है। वहां पर कोई व्यक्ति जो है वो निश्चित नहीं था, यहाँ कोई मात्रा संख्या निश्चित नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा। तो देखो ये पहले तो सबकी एक बार नेचर देखते हैं, मैनी, सेवरल, बोथ, फ्यू, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। अब इतना तो आप समझते हैं कि संख्या बताते हैं, तो सब किसके लिए आएंगे, काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए आएंगे, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए आएंगे, ये बात ध्यान रखना, मतलब इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगेगी, ये बात क्लियर है, मतलब ये मात्रा नहीं बताएंगे, ठीक है, ये मात्रा नहीं बताते हैं, संख्या बताते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो संख्या मात्रा दोनों बताते हैं, वक्त आने पर वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बोथ, बोथ मतलब दोनों, आप कह रहे हैं कि दोनों पुणे जा रहे हैं, तो दो लोग हैं तो आर आएगा ना भाई। मैनी लेफ्ट अनहर्ड, जैसे मान लीजिए कहीं कोई गांव में आग लग गई या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें 100-200 लोग जो है घायल हो गए, तो आपने कहा कि भाई बहुत फॉर्चुनेट है, ये बहुत भाग्य की और अच्छी बात है कि मैनी लेफ्ट बच गए, कैसे, अनहर्ट, अनहर्ट मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या हुए, मतलब बहुत सारे लोग ठीक ठाक बच गए, उन्हें कोई चोट नहीं आई, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैनी यहाँ किसके लिए आ रहा है, लोगों के लिए, लोगों के लिए आ रहा है, तो क्या लिखोगे, हैव, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हैव, यहाँ आ जाएगा आर। सेवरल ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन प्लूरल है ना, बच्चे, बच्चों में से सेवरल मतलब काफी, काफी या कुछ, ठीक है, सेवरल ऑफ द चिल्ड्रन या कुछ भी कह सकते हो, सेवरल क्या बता रहा है आपको, संख्या, ठीक है। उनके पास उनकी वाटर बॉटल्स नहीं है, मैंने कहा बहुत सारे कुछ बच्चों के पास जो है वाटर बॉटल्स नहीं है। अब जैसे मान लो टोटल बच्चे 50 हैं, मैंने कहा इनमें से कुछ के पास, जैसे 20 के पास बॉटल्स नहीं है, तो 20 के पास नहीं है ना, तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं 20 के पास नहीं है, तो प्लूरल के लिए क्या लिखोगे, डू नॉट हैव, हिज आ नहीं सकता, क्या आएगा, देयर, क्योंकि प्लूरल है, देयर वाटर बॉटल्स, ठीक है। मैनी डैश वेटिंग आउटसाइड, अब मैनी जो है ना, मैनी अकेला भी यूज हो सकता है और मैनी नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। बस फर्क इतना है कि जब मैनी अकेला है तो इसको क्या बोलोगे, प्रोनाउन, क्योंकि अकेला है, और जब ये नाउन के साथ आ रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव, ठीक है, एक तरह से डिटर्मिनर का पार्ट है, ओके। तो मैनी, बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, क्या आएगा, मैनी आर वेटिंग, क्योंकि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है ना, तो आर आ जाएगा, मैनी आर वेटिंग आउटसाइड। फ्यू डैश द रियल स्टोरी, अब ये फ्यू है, ये नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर,
ना के बराबर ये किसके लिए आ रहा है, लोगों के लिए। ना के बराबर लोगों को ही रियल स्टोरी पता है, तो ये लोग है, भले ही ना के बराबर है लेकिन है तो प्लूरल ना बच्चों, है तो प्लूरल, तो क्या आएगा, नो। ठीक है, फ्यू नो, नोज नहीं, फ्यू नो द रियल स्टोरी। ठीक है, बोथ डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर है मतलब बोथ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सेवरल वर, वर कैसे आया, क्योंकि यस्टरडे है, कल की बात कर रहे हैं पास्ट, तो सेवरल वर एब्सेंट यस्टरडे, कल कुछ बच्चे क्या थे, कुछ लोग जो थे एब्सेंट थे। अब पता नहीं बच्चों की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हो, आपको तो इससे मतलब है ना, सेवरल के साथ क्या आएगा, वर। मैनी स्टूडेंट्स डैश अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब हैव, मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है अप्लाइड, तो हैव लगा दिया, मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। क्लियर है ये बात। तो दीज ऑल वर्ड्स आर प्लूरल इन नेचर, संख्या बताएंगे, मात्रा नहीं बताते, और क्योंकि संख्या बताते हैं इसलिए काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्यू पीपल डैश दिस कॉन्सेप्ट, फ्यू पीपल है तो नेगेटिव लेकिन प्लूरल है, मैंने कहा ना के बराबर लोग ही इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो है तो लोग, क्या आएगा बताओ, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोथ गर्ल्स आर टैलेंटेड, प्लूरल है ना। सेवरल मेंबर्स, रेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या आएगा, हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस, मैंने कहा कुछ मेंबर्स ने एतराज उठाया है, सवाल उठाया है। मैनी ऑफ द बुक्स, देखो बुक्स के लिए आ रहा है, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैनी ऑफ द मिल्क हो जाए, गलत हो जाएगा, क्योंकि मिल्क मात्रा बताता है, तो मैनी ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, मैंने कहा बहुत सारी किताबें मिसिंग है। फ्यू अपॉर्चुनिटीज डैश ट्वाइस अ डे, मैंने कहा ना के बराबर अपॉर्चुनिटीज ही ऐसी हैं जो जिंदगी में 2 बार आती है, ग्रैब इट, तुमने पिछली बार भी छोड़ दिया था, तुमने इस बार भी छोड़ दिया है, मैंने कहा बहुत कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो लाइफ में 2 बार आती हैं और आपका दरवाजा खटखटाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, कम। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस आता है तो सिंगुलर। और ये मैंने आपको टेंस में समझा दिया था कि ईएस कब आएगा, अगर आपकी वर्ब एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, एस इन पर खत्म होती तो क्या आएगा, ईएस आएगा। ठीक है, इनके बाद में क्या आएगा, ईएस, और बाकी किसी पर भी खत्म हो तो एस। जैसे मान लो मैंने कहा कैच, सी एच पे खत्म हो रहा है तो क्या लगा दोगे, कैचेस। ठीक है, ब्रश, एस एच पे खत्म हो रहा है तो ब्रशेस। ठीक है, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस। गो, ओ पर खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम, ऑल, मोस्ट, एनफ, कौन कौन से वर्ड्स हैं, सम, ऑल, मोस्ट, एनफ, ये वाले सारे शब्द। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो इनडेफिनिट है क्योंकि मुझे इसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। ठीक है, सम का मतलब है कुछ, ऑल का मतलब होता है सारा, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, और एनफ का मतलब है पर्याप्त, जितना जरूरी है। ठीक है, टेक्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन, अब क्या मतलब है इसका अकॉर्डिंग टू द नाउन का, बच्चों मतलब ये है इसका कि एक्चुअली ये जो सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये मात्रा भी बताते और ये संख्या भी बताते हैं। जैसे पीछे आपने सेवरल, मैनी, फ्यू, बोथ देखा था ना, वो केवल क्या बताते हैं, संख्या, मात्रा नहीं बताते, लेकिन ये संख्या मात्रा दोनों बताते हैं। जब मात्रा बतानी है तो यूज कैसी नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा। और जब संख्या बताएंगे तो कैसी नाउन होगी, काउंटेबल। काउंटेबल में भी कैसी होगी, प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर का क्या मतलब है, संख्या क्यों बताओगे सिंगुलर नाउन की, काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, जब अनकाउंटेबल नाउन लिए तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, अनकाउंटेबल है ना, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, आप उसको गिन ही नहीं सकते तो सिंगुलर आएगी। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, जब नाउन ही काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बात खत्म। ठीक है, तो इसने कहा कि सम, ऑलमोस्ट, एनफ, भाई इनका अपना तो कोई नंबर है ही नहीं ना। अगर मैं कहूँ बताओ सम का क्या नंबर है, आप बोलोगे कि मैम यूज करके बताओ। सम का यूज आप दूध के लिए कर रहे हो, सम का यूज आप किताबों के लिए कर रहे हो, सम का यूज आप कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हो, बहादुरी के लिए कर रहे हो, मनी के लिए कर रहे हो, टेबल्स के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ये तो बताओ। तो सम का यूज कैसे होगा मैं तब बता पाऊंगी जब मैं इसके साथ नाउन आपको बताऊंगी कि किसके लिए मैंने इसको यूज किया है। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि इनके साथ जो वर्ब आती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग जिसके लिए आपने उसको यूज किया है। ठीक है, क्या मतलब है
यहाँ पे मैंने सम का यूज किसके लिए किया है? मनी के लिए। लेकिन यहाँ किसके लिए? किताबों के लिए। यहाँ ऑल का यूज किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ किसके लिए? मिल्क के लिए। यहाँ मोस्ट का यूज प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन यहाँ मोस्ट का यूज टाइम के लिए। ठीक है। मनी कैसी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल, सॉरी मनी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। बुक्स कैसी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स कैसी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम्स कैसी है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। और टाइम कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन। बात खत्म। जब मैंने इसका यूज मनी के लिए किया, जिसको मैं गिन नहीं सकती, तो सिंगुलर। जब किताबों के लिए किया तो प्लूरल। जब बच्चों के लिए किया तो प्लूरल। जब मिल्क के लिए किया, जिसको मैं गिन नहीं सकती, तो सिंगुलर। जब प्रॉब्लम्स के लिए किया तो प्लूरल आर। और जब टाइम के लिए किया तो गोज, सिंगुलर। ये बात समझ आई? अब इसको वैसे देखो। मैंने कहा सम ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। मैंने कहा थोड़े से पैसे खर्च हो गए हैं। अब मनी जो है ना, मनी थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग रहता है। पहली बात तो मनी का आप मनीज नहीं करते, ठीक है, इसको ये अनकाउंटेबल नाउन रहती है। आप रूपी का रुपीज तो कर सकते हो, रूपी का रुपीज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, मनी का मनीज नहीं करना है। इसलिए मनी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। मैंने कहा थोड़े से पैसे खर्च हो गए हैं, तो वो जो थोड़ा सा धन है वो क्या है? अनकाउंटेबल। तो क्या लिख दिया? हैज। ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरी कुछ किताबें जो है वो खो गई हैं। अगर मेरे पास 20 किताबें हैं और उसमें से 5 खो गई हैं, तो ये 5 के लिए सम कह रही हूँ ना मैं, तो 5 खोई है ना। ठीक है। तो सम ऑफ माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट। मैंने कहा सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी किताब उनके पास है, उनके पास अपनी अपनी किताब है सभी के पास। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव। मैंने बोला सारा दूध जो है वो फट गया है, खट्टा हो गया है, फट गया है सारा का सारा, तो मिल्क को गिन सकते हो क्या? इसकी मात्रा होती है मात्रा, तो मात्रा के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, मैंने कहा उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो यूजलेस है, बेकार की है। तो अगर उसके पास मान लो 10 प्रॉब्लम्स है, तो 6-7 तो कैसी है? बेकार की है। तो 6-7 प्लूरल हो गई ना, तो क्या आएगा? आर। मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज टू हाउस होल्ड चोर्स। अगर कोई ये कहता है कि मेरा आधे से ज्यादा समय, मोस्ट का यूज किसके लिए करते हो? अधिकांश, आधे से ज्यादा। मैंने कहा मेरा आधे से ज्यादा समय, अधिकांश समय कहाँ जाता है? घर के कामों में जाता है। ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट लिव्स इन जयपुर। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या क्या गलती की? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो चीजें क्लियर हो जाती है। मैंने क्या गलती करी? सबसे पहली गलती तो ये करी कि जब मैंने स्टूडेंट लिखा, तो स्टूडेंट तो एक ही है, उस एक में से अधिकांश कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। तो क्या करोगे? स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। अगर मेरे मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने कहा उसमें से मोस्ट, अधिकांश, अधिकांश मतलब लगभग 80-90 के करीब कहाँ रहते हैं? जयपुर। तो ये 80-90 रहते हैं, प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर लिव्स आएगा क्या? लिव आएगा ना, लिव आएगा। तो पूरा सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव इन जयपुर। ठीक है, लिव इन जयपुर। तो मोस्ट है, सम है, ऑल है, एनफ है। इनका यूज संख्या मात्रा दोनों के लिए होता है। बस ध्यान ये रखना है कि संख्या के लिए कर रहे हो तो नाउन प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर मात्रा के लिए कर रहे हो तो अनकाउंटेबल नाउन होगी, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है। इसके लिए नाउन पढ़नी बहुत जरूरी है अच्छे से आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। मच एंड लिटिल टेक अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हैंस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सही बात है। आपने देखा था अभी मैनी, मैनी क्या बताता है? संख्या। फ्यू क्या बताता है? संख्या। ठीक है ना, फ्यू क्या बताता है? संख्या। लेकिन मच और लिटिल दोनों क्या बताएंगे? मात्रा। मात्रा बताएंगे तो नाउन कैसी आएगी? अनकाउंटेबल। नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। बात खत्म। आप तो सबसे पहले इस बेसिक चीज को समझ लो, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, काउंटेबल क्या होती है। जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, जिसको गिन सकते उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है। मच ऑफ द वर्क, सबसे पहले मुझे ये समझना है वर्क, इंफॉर्मेशन, फूड और इंफॉर्मेशन, ये सबके सब नाउन्स कैसी है? अनकाउंटेबल। अगर ऐसे हो गया होता सेंटेंस, मच ऑफ द टेबल्स, मच ऑफ द टेबल्स आर ब्रोकन, तो ये सेंटेंस 200% गलत हो जाता, बिल्कुल गलत। कारण सबसे पहले मेरी नाउन का चुनाव ही गलत है। मेरे को नाउन कैसे यूज करनी थी? ये काउंटेबल नाउन है। मच क्या बताता है? मात्रा। तो या तो मैं क्या करूं, देखो, या तो मैं क्या करूं, इस मच को हटा के मैनी कर दूं तो सही हो जाएगा, मैनी ऑफ द टेबल्स आर ब्रोकन। और या फिर मैं क्या करूं, मच ही लगाना है, तो मच ऑफ द शुगर,
मच ऑफ द शुगर हैज बीन यूज्ड, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब आप ये तो सोचो ना, आप किसके लिए यूज कर रहे हो। अगर टेबल्स के लिए यूज करना है तो मैनी का करो। अगर शुगर, चीनी, जो कि कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते, उसके लिए मच लगाओ, क्योंकि आपको मात्रा बतानी है, चीनी की संख्या नहीं होती है। तो जब आपने कहा मच ऑफ द शुगर हैज बीन यूज्ड, ठीक है, काफी सारी चीनी यूज हो गई है। और मैनी ऑफ द टेबल्स आर ब्रोकन, बहुत सारी टेबल्स जो है वो क्या है, टूटी हुई है। ठीक है, तो नाउन भी अकॉर्डिंगली लगानी है। इसके लिए बच्चों क्या चाहिए, डिटर्मिनर का पूरा ज्ञान, नाउन का पूरा ज्ञान और वर्ब का पूरा ज्ञान। ठीक है, यही बेसिक है जो हमने पढ़ा है। तो यूज तो मैंने सही किया है, वर्क, इंफॉर्मेशन, फूड, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो मैंने मच और लिटिल का यूज कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि अभी काफी सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब काम का काफी हिस्सा कंप्लीट हो गया है। जब यही अनकाउंटेबल है और मात्रा बता रहे हो तो प्लूरल वर्ब कैसे आएगी। ठीक है, आ ही नहीं सकती। पता है, प्लूरल वर्ब लगाने का मतलब ये है कि आपने इस नाउन को काउंटेबल मान लिया, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। नाउन में पढ़ के देखना, नाउन वाली क्लासेस लेके देखना। तो मच ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज आउटडेटेड, काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो बिल्कुल आउटडेटेड थी, अब किसी काम की नहीं है वो। ओके, लिटिल ऑफ द फूड डैश ईटन एट द पार्टी, अब इसका मतलब क्या है, पार्टी में ना के बराबर, नेगेटिव सेंस है ये, जैसे फ्यू का था ना, फ्यू का नेगेटिव सेंस था, लेकिन वो किस केस में था, संख्या के लिए। ये नेगेटिव सेंस किसका है, मात्रा के लिए। मैंने बोला कि पार्टी में ना के बराबर खाना खाया गया था। ठीक है, तो लिटिल ऑफ द फूड वॉज ईटन, भोजन को गिन सकते हो क्या, नहीं, इसलिए वॉज आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को भी नहीं गिन सकते, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। लिटिल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डैश एक्यूरेट। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ना उसमें से ना के बराबर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज, मतलब सटीक, गलत थी बहुत सारी, तो क्या आएगा, वॉज। लिटिल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वॉज एक्यूरेट, क्या बोला जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ना उसमें से ना के बराबर ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो एक्यूरेट हो। ठीक है, ना के बराबर मतलब सारी की सारी कैसी थी, गलतियां थी उसमें बहुत सारी, कुछ मात्र थोड़ी बहुत ऐसी थी जो एक्यूरेट थी। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को कैसे समझोगे, ना के बराबर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी ना, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी उसमें से ना के बराबर ही ऐसी थी जो एक्यूरेट थी, मतलब काफी ज्यादा गलतियां थी उसके अंदर, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया था जब मैंने आपको प्रोनाउन या एडजेक्टिव पढ़ाया था। लिटिल, लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। फिर भी इसको जब मैं डिटर्मिनर कराऊंगी तब मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके 10 रूल्स हैं। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के जो रूल्स है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर।